हाँ जी, नमस्कार। हम लोग द्रोणा नीट जेई पर कर रहे हैं महातोड़ 100 टॉपिक्स का, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे बोर मॉडल के बारे में, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो, स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में और क्वांटम नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटम के बारे में सबसे पहली जो बातें करी थी वो डाल्टन ने करी थी। डाल्टन कहते थे कि जो एटम होता है, वैसे तो एटम की डेफिनेशन सबको ही पता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नाइदर बी डिवाइडेड, ऐसा हम बोलते हैं कि फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। फिर बाद में पता चला कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल भी होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, आजकल तो और भी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, बीटा, मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स आजकल पता चल चुके हैं। डाल्टन ये कहते थे कि जो एटम है ना, उसको आप क्रिएट नहीं कर सकते, उसको आप डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ठीक है, वो कन्वर्ट हो सकता है। डाल्टन ने कहा था कि जितने भी एलिमेंट हैं, कोई भी एक एलिमेंट है, उसके सारे के सारे पार्टिकल, सारे के सारे एटम जो होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं। चाहे आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, अगर मैंने कहा ऑक्सीजन गैस है, तो ऑक्सीजन गैस के एटम, जितने भी एटम है वो सारे के सारे आइडेंटिकल होंगे। इसी तरह हाइड्रोजन के सारे आइडेंटिकल होंगे, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम एक दूसरे से अलग अलग होंगे। ये बातें करी थी डाल्टन ने। उसके बाद कुछ साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने मॉडल्स के बारे में बात की थी। डिफरेंट टाइप के मॉडल्स उन्होंने डिस्कस किए थे। उसमें हम लोग पहला जो मॉडल डिस्कस कर रहे हैं वो है थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल जो था वो था प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल। इनका ऐसा मानना था, इनका ऐसा हाइपोथेसिस था कि एटम जो होता है वो एक सॉलिड स्फीयर होता है और उस सॉलिड स्फीयर के अंदर नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड फॉर्म में रहता है। एक पूरा का पूरा सॉलिड स्फीयर, उसके अंदर नेगेटिव चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है कि वो मिनिमम रिपल्शन कर रहे हो और मैक्सिमम स्टेबिलिटी वाली कंडीशन हो। लेकिन ये बॉन्डिंग वगैरह को नहीं बता पाए, ये स्पेक्ट्रम को नहीं बता पाए, ये स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए। तो ऑब्वियसली बात है कि हमें और फर्दर आगे जाना पड़ेगा। तो दूसरे जो साइंटिस्ट आए थे वो रदरफोर्ड, उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। उन्होंने अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्डिंग करवा के ये ऑब्जर्व किया कि एटम का बहुत सारा स्पेस जो है वो खाली है, एम्प्टी स्पेस है, कुछ पार्ट ही भरा हुआ है जहाँ से उन्हें रिपल्शन मिला था। इस तरह का डेविएशन हम लोग रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के अंदर देखते हैं। इनके जो कंक्लूजन थे उससे हमें ये चीज़ पता चल गई कि एक न्यूक्लियस होता है और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं। उन्होंने ये भी बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है ना, वो एटम के कंपैरिजन में 1 लाख टाइम्स छोटा होता है। 10⁻⁻15 रेंज होती है इसकी, फर्मी बोल सकते हो, फर्मी वाली रेंज है। वैसे तो इसकी जगह यूनिट में मीटर लिखूंगा। ये जो रेंज है वो फर्मी है, फेंगटोमीटर भी बोलते हैं। एटम का जो रेडियस है वो होता है 10⁻10 या एंगस्ट्रम वाला, ये तो मीटर है, एंगस्ट्रम रेंज का होता है, मतलब 1 लाख टाइम्स का डिफरेंस होता है। एक अंदाजा लगाएं तो एक क्रिकेट ग्राउंड के अंदर एक छोटा सा कंचा रखा हुआ है, जो कंचा है वो न्यूक्लियस है और पूरा जो ग्राउंड है उस डायमीटर का एक स्फीयर आप इमेजिन कीजिए, उतना बड़ा एटम है। तो इतना डिफरेंस हम लोग कह सकते हैं 1 लाख टाइम्स, ठीक है, 1 लाख गुना बड़ा होता है एटम न्यूक्लियस से। इसके अलावा एक कंक्लूजन और इन्होंने निकाला था। इन्होंने कहा था कि जो रेडियस होती है ना, वो डिपेंड करती है एक पर्टिकुलर जो भी एटॉमिक मास नंबर है उसके 1/3 के ऊपर डिपेंड करती है। R0 एक फिक्स वैल्यू है 1.4 × 10⁻12। उससे हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी एटम की रेडियस। एक ही जगह हमें एटॉमिक नंबर लिखना होगा जो गिवन होता है, आपको पता ही होगा वैसे एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद हमें एटॉमिक नंबर इनके बारे में पता चल जाता है। तो एटॉमिक नंबर्स जो होते हैं वो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, मास नंबर। ये क्या है? मास नंबर। इसी तरह एटॉमिक नंबर जो होगा वो क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो एटॉमिक नंबर बोलते हैं। यहाँ हमें मास नंबर लिखना होगा, मास नंबर का 1/3 करके R0 से मल्टीप्लाई करें तो किसी भी एटम की रेडियस हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद आए साइंटिस्ट नील्स बोर। उन्होंने बताया पहली बार कि जो न्यूक्लियस है उसके सराउंड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, वो रिवॉल्यूशन जो हो रहा है वो रिवॉल्यूशन इस तरह से होता है कि रिवॉल्यूशन के टाइम पे इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी का लॉस नहीं करते। इन्होंने ये भी कहा था कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कुछ एनर्जी लेवल्स होते हैं, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे अभी। इसके अलावा फिर क्वांटम नंबर्स वाला मॉडल आया, वेव मैकेनिकल मॉडल, जिसमें फर्दर डिवीजन हो गया ऑर्बिट्स का, ऑर्बिटल के अंदर, ऑर्बिटल्स का अंदर वापस से फर्दर डिवीजन करके हमने
एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इस तरह के मॉडल्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो हम लोग पहला जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है बोर मॉडल। बोर मॉडल की बहुत सिंपल सी बातें आती है। बोर मॉडल के जो कंक्लूजन है वो बता रहा हूँ सिंपल से। केवल ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड, क्योंकि इन्होंने कहा था कि स्फेरिकल शेप में तो है, इस तरह का सर्कुलर पाथ होता है इलेक्ट्रॉन का। तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि क्या सारे सर्कुलर पाथ यहाँ बीच में भी तो हो सकता है? तो उन्होंने कहा नहीं, ओनली दोज पाथ्स आर अलाउड विच हैव एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू NH/2π। मतलब n इंटीजर वैल्यू हो सकती है, इसके मल्टीपल में होना चाहिए। किसी भी सर्कुलर पाथ जो अलाउ है इलेक्ट्रॉन के लिए वो होना चाहिए जो NH/2π का मल्टीपल हो। मोमेंटम, इसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। यहाँ से इन्होंने कंक्लूजन निकाले थे, और ये ऐसा भी कहते थे कि जो सेंटर में हमारा न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और इलेक्ट्रॉन क्योंकि रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो होता है mv²/r, और जो सेंटर की तरफ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है K(Q1Q2/r², से हम जो लिखते हैं। तो सेंटर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हैं, जो चार्ज हैं वो प्रोटॉन के बराबर है K(Q1Q2/r²। ये फोर्स तो लग रहा है सेंट्रीपिटल और ये लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल, ये दोनों बराबर होते हैं। इनको रिलेट करके आपस में KZ²/r², इनको आपस में रिलेट करके हम लोग R, एनर्जी, वेलोसिटी, ये सारी फॉर्मूलाज निकालते हैं। R का फॉर्मूला हमारे बोर मॉडल से आता है 0.529 n²/z। ये हमारे हमेशा जो आएगा वो आएगा एंगस्ट्रम के अंदर। इसी तरह -13.6 Z²/n², ये आएगा हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, n लगा देता हूँ, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट, इसको हम लिखेंगे 2.18 × 10⁻6 Z/n मीटर/सेकेंड। इसके अलावा एनर्जी को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2.18 × 10⁻18 Z²/n², ये जूल में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, जूल पर एटम हम इसको लिख सकते हैं। ये 3 फॉर्मूला जो हैं इसकी हेल्प से हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा टाइम पीरियड की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को एक सर्कल पूरा करने में टाइम कितना लगेगा। तो ऑब्वियसली बात है कि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि जो रेडियस है ना वो डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n²/z के, और वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Z/n के। डिस्टेंस जो होती है वो होती है 2πr, वेलोसिटी v से लिखेंगे, r/v करना है। r/v मतलब n²/z/n। तो ये जो टाइम पीरियड होता है Tn, क्या लिख रहा हूँ, Tn, ये n³/z² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। टाइम टेकन इन 1 रिवॉल्यूशन, इसको हम बोल सकते हैं। इसी तरह फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन बोलेंगे तो इसको अपोजिट कर देंगे। तो ये कुछ फॉर्मूला है जो हमें बोर मॉडल की हेल्प से पता चले हैं। बोर मॉडल के 3-4 पोस्टुलेट्स हैं, 5-7 लिखो आप चाहो तो। पहला, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तब एनर्जी लॉस नहीं करते। दूसरा, हम लोग बोले कि ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड विच हैव एंगुलर मोमेंटम इन मल्टीपल ऑफ h/2π। फिर हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करते हैं एनर्जी लॉस नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स लगते हैं, इसलिए वो स्टेबल फॉर्म में घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके हायर लेवल में जाते हैं, एनर्जी लूज करके लोअर लेवल में आते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं। ये सब बोर ने बताया था, इससे कुछ फॉर्मूलाज हैं, उससे हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो बोर मॉडल को हम लोग एनर्जी के फॉर्म में अगर ऐसे जमाएं तो मैं कहूँ कि ये न्यूक्लियस है, ये n=1 है, 2 3 4 5 6, n=2, n=3, n=4 5 और 6, और एक n=∞ लिख रहा हूँ। तो कुछ टर्म्स हैं, सिंपल सी टर्म्स आती है। ये एनर्जी लेवल है KLMNOP। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे कि बोलेंगे एनर्जी ऑफ दैट ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ दैट ऑर्बिट निकालनी है तो n लिखना है और आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। पर दिक्कत कब आती है, जब ये बोलते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से कहाँ चला जाए, इन्फिनिटी, तब हम क्या बोलेंगे इस एनर्जी को,
यहाँ से यहाँ था इलेक्ट्रॉन, इसने ये एनर्जी गेन करी और यहाँ से इन्फिनिटी चला गया। तो इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं और से इन्फिनिटी जाए तो उनको हम बोलते हैं सेपरेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? सेपरेशन एनर्जी। अब वो पूछते कैसे हैं? सेपरेशन एनर्जी थर्ड की वैल्यू बताइए। तो हम लोगों को ध्यान रखना, ये आयोनाइजेशन, ये सेपरेशन एनर्जी 1, ये सेपरेशन एनर्जी 2, ये सेपरेशन 3, सेपरेशन 4। सेपरेशन एनर्जी थर्ड मतलब किसकी बात कर रहे हैं? n=4 की बात हो रही है। ये चीजें ध्यान रखनी है। दूसरा एक्साइटेशन करते हैं, ये फर्स्ट एक्साइटेशन, ये सेकंड एक्साइटेशन, ये थर्ड एक्साइटेशन, ये फोर्थ एक्साइटेशन। अब बोले कि फोर्थ एक्साइटेशन से रिलेटेड एनर्जी बताओ, तो आपको क्या करना है? डेल ई लिखना है, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, बस ये इतना सा करना है। कहाँ गया? मैंने कहा कि एक्साइटेशन पहली बार हुआ तो कहाँ गया? 1 से 2, एक्साइटेशन 2, एक्साइटेशन 3 और एक्साइटेशन एनर्जी 4। एक्साइटेशन 4 बोल रहा हूँ, इसका मतलब 1 से कहाँ जा रहा है? 5 में। तो फाइनली कहाँ पहुँच गया? E5 माइनस E1। अब E5 कैसे निकालोगे? वही फॉर्मूला लिखना, -13.6 Z²/5²। ये तो ये हो गया -13.6 Z²/1²। अब Z हाइड्रोजन एटम के लिए पूछे तो 1 लिखना है। अच्छा, ये चीज ध्यान रहे, बोर मॉडल जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए है ओनली। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ध्यान रहे सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। आपको कल को कोई पूछ ले सोडियम के लिए तो नहीं बता पाएंगे आप लोग। किसके लिए बता पाएंगे? सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए। हाँ, सोडियम +10 लिख दे तो फिर हम बता देंगे, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन बचा उसके अंदर। +10 का मतलब क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन्स आर गॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, तो हम लोग बता पाएंगे। तो ये सारे फॉर्मूला हम लोगों को ध्यान में रखने हैं। ध्यान रह जाएगा। आयोनाइजेशन n=1, इसको बोल रहे हैं ग्राउंड स्टेट, इसको बोल रहे हैं एक्साइटेड स्टेट 1, एक्साइटेड स्टेट 2, एक्साइटेड स्टेट 3, एक्साइटेड स्टेट 4। क्वेश्चन पूछने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं? आयोनाइजेशन बताइए, मतलब 1 से जा रहा है। एक्साइटेशन 1 बताइए, एक्साइटेशन 1 मतलब 1 से 2 में जा रहा है। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी बताइए, तो ये ग्राउंड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड और ये सेकेंड एक्साइटेड। सेकेंड एक्साइटेड बोला मतलब थर्ड में, फोर्थ एक्साइटेड बोले तो फिफ्थ की एनर्जी बतानी है। थर्ड एक्साइटेड लेवल ऐसा भी बोलता है, थर्ड एक्साइटेड लेवल, ये ग्राउंड, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और थर्ड एक्साइटेड। थर्ड एक्साइटेड मतलब n=4 हुआ। सेकेंड सेपरेशन, ये 1 से जाएगा तो आयोनाइजेशन बोलेंगे, बाकी किसी से भी जाएगा तो सेपरेशन बोलेंगे। तो सेकेंड से गया तो फर्स्ट सेपरेशन, थर्ड से गया तो सेकेंड सेपरेशन, तो यहाँ से इनफाइनाइट। ठीक है। सेपरेशन एनर्जी जब लिखनी होगी, सेपरेशन एनर्जी जब हमको लिखनी होगी तब हम लोग इसको क्या करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल जब हम करेंगे ना, जैसे मैंने लिखा सेपरेशन एनर्जी थर्ड, थर्ड मतलब कहाँ से गया होगा? फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड मतलब फोर्थ से गया है। गया कहाँ है? ई इन्फिनिटी। कहाँ से गया है? E4 से। इन्फिनिटी की वैल्यू 0, -13.6 Z²/4²। अब हाइड्रोजन के लिए पूछा है तो 1 रख देंगे Z की जगह, और माइनस माइनस हमेशा प्लस हो ही जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन को अपने न्यूक्लियस के अट्रैक्शन पावर से निकाल के इन्फिनिटी पे भेजना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और देनी पड़ेगी तो वो पॉजिटिव वैल्यू आनी ही है। चीज़ें ध्यान रह जाएगी। आपको ये चीज़ करनी है कि पॉजिटिव नेगेटिव का नहीं सोचना है, आपको क्या करना है? फाइनल माइनस इनिशियल, सिर्फ ये ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? फाइनली कहाँ गया है वो ध्यान रखना है। ये तो हम लोग एक्साइटेशन और इनकी बातें कर रहे हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन नीचे आए तो यहां से जब हो रहा है ना, तब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब। अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब ना करके इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करने लगे तो, और इमिट कब करेगा? एक अच्छा सा पूरा बनाता हूं। इमिट कब करेगा? बोलो, जब वो ऊपर से नीचे आएगा। 3 4 5 6, मान लीजिए यहां से डायरेक्ट आ रहा है, इधर आया तो यहां पे हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती है, और इन स्पेक्ट्रल लाइंस को हम लोग साइंटिस्ट के नेम से जानते हैं अलग अलग। लाइमन, बामर, पाशन, बेकेट, फंड, हम्फ्री। ये है लाइमन सीरीज, बामर, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब n=4 में आ रहा है तो ब्रैकेट। कहां से आ रहा है? कहीं से भी आया, कोई फर्क नहीं पड़ता। फंड
हाँ, पी साइलेंट रहता है। और एक और 7 लिखा देता हूँ, हम्फ्री, हम्फ्री, इसको बोलते हैं हम्फ्री, ठीक है। इनमें से सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ था वो था बामर। पता है क्यों? क्योंकि वो विजिबल रेंज का है। अरे जो आंखों से दिखता है उसी को तो डिस्कवरी पहले होगी, जो दिख ही नहीं रहा उसकी डिस्कवरी कहाँ से होगी? तो विजिबल सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। इससे ज्यादा एनर्जी का है यूवी, और इससे कम एनर्जी के हैं बाकी सब क्या है, IR रेंज के हैं। इन सबको हम आंखों से नहीं देख सकते, सिर्फ और सिर्फ बामर सीरीज को हम आंखों से देख सकते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला के पीछे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है स्पेक्ट्रल लाइंस काउंट करो, 4 से 1 में आया, 5 से 2 में आया, तो लाइमन की कितनी लाइंस होगी, बामर की कितनी होगी। तो फॉर्मूला के चक्कर में पढ़ोगे n2 - n1 ब्रैकेट n2 - n1 - 1/2, और फर्स्ट में आएगा तो अलग फॉर्मूला है, और 2, 3, 4 में आएगा तो अलग फॉर्मूला है, परेशान हो जाओगे। बढ़िया तरीका क्या है, कहीं से भी कहीं भी आ रहा हो, जैसे मैं कहूं कि 6 से 4, 6 से आ रहा है 1 में, कहां से आ रहा है, 6 से 1 में, ऑब्वियस सी बात है लाइमन सीरीज होगी। अगर डायरेक्टली आ जाता है तो लाइमन की एक लाइन मिलेगी, पर क्या भरोसा उसका, वो 6 से पहले 4 में आ जाए, फिर 4 से डायरेक्ट आ जाए, कर सकते हैं ना। मैं मार्क करता हूं, कहाँ कैसे आ रहा है, मान लो वो ऐसे आ रहा है 6 से 4 में और फिर 4 से 1 में, ये वाली लाइन, ऐसे भी तो आ सकता है। तो एक लाइन तो लाइमन में बनेगी और एक लाइन ब्रैकेट में बनेगी। टोटल लाइंस के तो हम फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, बट इंडिविजुअल नहीं निकाल सकते कि कौन सी लाइन कितने में बनेगी। तो सबसे शानदार तरीका यह है कि आप इन दोनों को माइनस करो। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा था, 6 से, कहाँ आ रहा है, फर्स्ट में, तो आप माइनस करो, कितना हुआ, 5। आप ऐसे उल्टे लिख दो, 5, 4, 3, 2, 1, बस ये सम कर दो, इतनी ही लाइंस आएगी, इससे ज्यादा लाइन आएगी नहीं। आप फॉर्मूले में डाल के देख लोगे तो भी इतनी आएगी। काउंट करो, 5 + 4 9, 10, 15, कितनी लाइंस आएगी, 15। इसमें से 15 में से, क्योंकि फर्स्ट में आ रहा है ना, तो 5 लाइन किससे रिलेटेड होगी, लाइमन से। कैसे होगी, 6 से डायरेक्ट आ जाए तो भी लाइमन लाइन आएगी, 6 से 5 में आके फिर आए तो भी लाइमन लाइन आएगी, 6 से 4 में आके फिर भी आए तो भी लाइमन आएगी। ये लाइमन, ये बामर, ये पाश्चन, ये ब्रैकेट, ये फंड। तो आपको इंडिविजुअल लाइंस भी पता चल गई कि कौन सी सीरीज की कितनी लाइंस आएगी, टोटल लाइंस भी पता चल गई। आजकल सवाल ऐसा भी बन सकता है कि 6 से 1 में आ रहा था लेकिन पाश्चन में एक भी लाइन डिस्कवर नहीं हुई, तो इन 3 को हटा देना और क्या है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 12। फॉर्मूला के पीछे पढ़ोगे तो आप इसका फॉर्मूला निकाल के आंसर 15 निकालोगे, पर इंडिविजुअल लाइंस हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे, तो इससे हम लोग आराम से कर सकते हैं। एक और करके देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए आप लोगों को। कैसे देखना, बोलो, कहीं से भी कहां से कहां भेजें, बताओ, बोलो। कहां से कहां भेजें इलेक्ट्रॉन को, आपकी मर्जी हो, जहां से जहां भेज दो। नहीं ऐसे नहीं, आप बोलो 5 to 2 आया है, या 6 to 3, या 7 to 2, या 7 to 1, कुछ भी ऐसा। 5 to 2 कहां से कहां आया है, 5 to 2, तो 5 से 2 आ रहा है, माइनस करो 3 + 1 + 3 + 2 + 1, उल्टा लिखना है, 6 लाइंस आएगी आउट ऑफ 6, क्योंकि आ कहाँ रहा है, पहले बताओ, सेकंड में आ रहा है, तो लाइमन लाइन तो आने का सवाल ही नहीं है, तो बामर आएगा, तो 3 लाइंस किससे रिलेटेड होगी, बामर से, 2 लाइन पाश्चन से, और 1 लाइन ब्रैकेट से। देखो प्रूव करके भी बता सकता हूं, 5 से 2 में आ रहा है तो डायरेक्टली आ सकता है, ये वाली लाइन आएगी बामर की सेकंड वाली लाइन, ठीक है। और ब्रैकेट में कैसे आ सकती है, 5 से 4 आ जाए तो एक लाइन ये भी आ सकती है, तो ये सारी लाइंस आ जाएगी टोटल। तो किसे भी करो, कहीं से भी कहीं भी लाओ, बस दोनों का डिफरेंस निकालो, उस डिफरेंस को उल्टा लिख दो, उल्टा लिखने के बाद सम कर दो, और जहां आ रहा है, जैसे मान लीजिए 7 to 3 में आ रहा था, या 7 to 4 लिख देते, 7 to 4 आ रहा था, डिफरेंस कितना है 3 का, तो 3 to 1, टोटल 6 लाइन ही आनी है। लेकिन ये जो 3 है वो किससे रिलेटेड होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 4th में आ रहा है, तो 4th में कौन सी सीरीज होती है, ब्रैकेट, तो ये किससे रिलेटेड होगी, ब्रैकेट, लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट, ये फंड से रिलेटेड होगी और ये हम्फ्रे से रिलेटेड होगी। ध्यान रहे, नंबर ऑफ लाइंस अलग अलग भी आ सकती है, सेम भी आ सकती है। आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो 7 to 4 की जगह 7 to 5 कर दो, डिफरेंस कितना है 2 का, 2 + 1, 3 लाइंस आएगी, लेकिन 2 विल बी रिलेटेड टू, 5वें में कौन सा आता है, लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट और फंड, तो ये कौन सी होगी, 2 लाइन,
फंड की और एक हम्फ्री की। ध्यान रहेगा, रेफरेंस निकालो, उल्टा लिखो और सम कर दो। बहुत आसान तरीका है। चलिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक जो होता है ना, प्लैंक ने कहा था कि जो भी एनर्जी है ना, एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है। वो कांस्टेंट हटाएंगे, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट। तो प्लैंक ने क्या कहा था, बोला हेल्प लिख देता हूँ, हेल्प फॉर एच। आपको क्या लगता है प्लैंक कांस्टेंट का पी क्यों नहीं है कांस्टेंट? के भी तो हो सकता था, पी भी। एच कहाँ से आया? स्टोरी ये है कि प्लैंक ने कहा था मैं हेल्प लिख देता हूँ, एक हेल्पिंग कांस्टेंट है, तो एच लिख दिया था। तो आज तक हम लोग एच ही पढ़ रहे हैं। ये प्लैंक कांस्टेंट सबको पता है। और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है hc अपॉन लैम्डा। पूछा क्या है, द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट दिस, स्पीड ऑफ लाइट दिस, विच वैल्यू ऑफ क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ टू द नैनोमीटर ऑफ क्वांटम ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस। तो ये चीजें तो फालतू दे रखी है, फ्रीक्वेंसी से काम चला लो। E इक्वल्स टू, सॉरी ई तो निकालना ही नहीं है आपको, डायरेक्ट करना है, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड करना है hc अपॉन लैम्डा। तो इसका कोई मतलब नहीं है, आप प्लैंक कांस्टेंट यूज ही नहीं करना है अपने को, है ना। c कितना, 3 × 10⁸ 17 नैनोमीटर सेकेंड इनवर्स। लैम्डा निकालना, म्यू इधर भेज दूं, म्यू कितना दिया है, 6 × 10⁻15 यूनिट क्या है, सेकेंड इनवर्स। तो लैम्डा आ जाएगा यहाँ से, फ्रीक्वेंसी नीचे भेज दी, सेकेंड इनवर्स, फाइनल यूनिट नैनोमीटर 1/2। 1/2 मतलब 0.5, और ये 15 है ना, 70 0.5, सॉरी ये 0.5, हाँ 50 आ जाएगा। आसान है, 2013 में पूछा था, 10-11 साल पहले। व्हाट विल बी द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज स्पेक्ट्रम? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, hc अपॉन लैम्डा। लैम्डा ज्यादा मतलब एनर्जी कम। अब बामर सीरीज में लॉन्गेस्ट पूछा है, मतलब बामर सीरीज में लॉन्गेस्ट कब होगा, जब मिनिमम एनर्जी वाला हो। मतलब कहां से कहां जाएगा इलेक्ट्रॉन, 3 से 2। ध्यान रह जाएगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब हाईएस्ट, सॉरी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब लोएस्ट एनर्जी। लैम्डा जितना ज्यादा एनर्जी उतनी कम। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, बामर सीरीज में। बामर सीरीज में मतलब लाइमन और बामर। बामर में कहाँ आएगा इलेक्ट्रॉन, 2 में। और सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी होगी, सबसे लंबी वेवलेंथ किसकी होगी, सबसे कम एनर्जी वाला जो ट्रांजिशन है 2 से 3 से 2 वाला। तो आपको निकालना है लैम्डा, निकालना है। लैम्डा निकालने का एक फॉर्मूला है, आपको पता हो तो, रीडबर्ग कांस्टेंट वाला, RZ² 1/n1² - 1/n2²। ये R जो होता है ना 109700 रीडबर्ग कांस्टेंट होता है, इसका अपोजिट करते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू 1/RZ²। नीचे लेना था ना, RZ²। और यहाँ क्या लिखेंगे, n2² - n1² अपॉन n1² n2²। लैम्डा निकालना है हमको। ये R 1/R की जो वैल्यू होती है ना, वो एंगस्ट्रॉम में होती है 912। Z आपका कितना है, किसके लिए बोला है, Z कुछ बोला नहीं है तो हाइड्रोजन के लिए लिख के करना है। R की है ना, रीडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 109700 अप्रॉक्स। जब रिवर्स करेंगे एंगस्ट्रॉम में वैल्यू निकालेंगे तो 912 निकलती है। n2² - n1², n2 कहाँ गया, 3 का 9, 9 - 4 इंटू 9 इंटू 4। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करें, ये कितना हुआ, 912 इंटू 5 अपॉन 9 इंटू 4। ये तो मैं ऑलमोस्ट ही काट देता हूँ, ऐसे ही कर देता हूँ, है ना। ये 25 बार गलत किया क्या, सॉल्व करो, क्या आएगा, 912 इंटू 5 अपॉन 9 इंटू 4, 5/4 1.25, ये 100। क्या ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा, अरे अगर इसको मैं 900 लिख दूं तो 100 से कैंसिल हो जाएगा। 500/4, 500/4 मतलब 500/4 125 के आसपास आएगा। ऐसा तो कुछ आ नहीं रहा है, फिर कैसे करोगे। व्हाट विल बी द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोले तो हाईएस्ट एनर्जी। अच्छा आपने एनर्जी उल्टा कर दिया ना, वापस करते हैं इसको। फॉर्मूला यहाँ तक तो ठीक था, वैल्यू गलत पुट करिए अपने, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वापस पढ़ेंगे, क्वेश्चन वापस पढ़ेंगे। देखिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ
E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। लैम्डा हाईएस्ट तो एनर्जी सबसे कम देखनी है, एनर्जी कम तो सही लिखा ना अपन ने फिर तो, है ना, उससे कर सकते हैं ना अपन। और बामर सीरीज की पूछी है, सॉल्व करो आ जाएगा मेरे हिसाब से तो, है ना। आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, कैसे, E इक्वल्स टू डेल ई इक्वल्स टू E3 माइनस, सॉरी कहाँ से कहाँ आ रहा है, 2 में आ रहा है ना, E2 माइनस E1, ये कैलकुलेशन कर लो, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू आ जाएगी, कैसे आएगी, E2 माइनस 13.6 अगर कॉमन ले लिया है तो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर क्या 4, ओके, कहाँ से कहाँ आ रहे थे हम लोग, 3 से 2 में आ रहे हैं ना, तो 2 और 3 लिखना है, तो 4 2 स्क्वायर और इधर क्या लिखूंगा 9, 9 माइनस 4 वही आएगा, 9 माइनस 4 अपॉन 9 इंटू 4 36। तो अपन कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे 912 इंटू 9 माइनस 4 अपॉन 9 इंटू 4, सही है, ये 5 हो गया, 9 इंटू 4 7 बार, लगभग कितना आएगा ये 656 नैनोमीटर। कैलकुलेट करके देख लेना आराम से आ जाएगा। यहां से 9 माइनस 4 ये किया ना हमने, और ये किससे मल्टीप्लाई है, माइनस 13.6 से, तो ये आ रहा है 5। इससे जो वैल्यू आएगी ना एनर्जी की, उस एनर्जी वैल्यू को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एनर्जी इक्वल्स टू 12400 अपॉन लैम्डा। तो ये जो लैम्डा होगा ना वो एंगस्ट्रॉम में आएगा, तो एक जीरो आगे पीछे कर लेना, तो 6566 ऐसा कुछ आएगा। करके बताऊं एग्जैक्ट बिल्कुल, इसको छोड़ दो, एनर्जी से कर लेते हैं, हो जाएगा। अभी देख लेते हैं, दूसरी बार करना पड़ रहा है, इस बात का दुख है जरूर, लेकिन कर लेंगे अभी। डेल्टा ई इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल, ओके, माइनस 13.6, अभी क्या था, क्या 9 माइनस 4 अपॉन 4 इंटू 9, ओके, तो माइनस 13.6, ये 5, ये 36, ये अप्रॉक्स कितना आएगा 65 अपॉन 36, लगभग 2 के आसपास, लगभग 2 के आसपास, है ना। और E जब हमारे पास ये 2 के आसपास आएगा ना, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो ये लगभग 6200 के ऐसे 63 या 6200 के आसपास आएगा, ये एंगस्ट्रम में आएगा, तो इसके आसपास की रेंज में ये आंसर ही आना है आपका। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके देखेंगे तो आ ही जाएगा फाइनली, ठीक है। Next, according to the Bohr theory, which of the following transition in the hydrogen atom will give rise to the least energic photon? Least energic photon की बात हो रही है, एनर्जी कम है ना, एनर्जी कम बोले तो एनर्जी कम कब होगी, जब सबसे पास वाले होंगे तब। देखो इन दोनों का गैप तो बहुत ज्यादा है, इन दोनों का गैप में 2 एक का ही गैप है और इन दोनों में 2 का गैप है, तो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। लेकिन हमें पता है जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं ना, फर्स्ट हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट लेवल की एनर्जी होती है ये, सेकंड की होती है माइनस 3.4, थर्ड की होती है 1.51, फोर्थ की होती है 0.84, 0.54। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना गैप कम होता जाता है, तो सबसे ऊपर और गैप कम, कौन सा आंसर है 6 और 5। 5 और 4 में जो डिफरेंस है ना 2, 3, 4, 5 और 6, इसकी वैल्यू होती है 0.3 इसके आसपास। अगर इन 5, 4 इन दोनों का डिफरेंस और 5, 4 इन दोनों का डिफरेंस, किसका डिफरेंस ज्यादा है 5, 4 का या 6, 4, 6, 5 का। यहाँ पे 0.20 का डिफरेंस है लगभग, और यहाँ पे 0.30 का डिफरेंस है, यहाँ 0.20 का डिफरेंस है। लीस्ट एनर्जिक बोला ना, तो ये वाला क्लियर। द एनर्जी सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज दिस, hence the energy of fourth Bohr orbit is this। सेकेंड बोर ऑर्बिट की एनर्जी दे रखी है, E2 दिया है, अपने को तो एक ही फॉर्मूला पे स्टिक रहना है, Z² अपॉन n²। अब वो किलो जूल में दे दे कुछ भी कर दे, अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दी है उसने तो स्टिक क्यों रहना है। अच्छा आप चाहो तो वो फॉर्मूला भी लगा सकते हो 2.18 इंटू 10⁻18 वाला, पर सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। क्यों नहीं करना, 328 या इसकी जगह आप है ना सबसे बढ़िया काम क्या है पता है, वैल्यू ना रखो और E0 लिख दो, ये लो सबके लिए E0 ही होगा। फिर वो पूछा किसका है, फोर्थ ऑर्बिट का पूछा है, मतलब E4 इक्वल्स टू क्या होगा E0 इंटू Z² अपॉन n²। अगर वैल्यू गिवन हो तो उसको E0 के इक्वल करना है अपने को। इससे क्या होगा, देखो ये E0 हाइड्रोजन एटम है,
बोला क्या हाइड्रोजन एटम, हाँ ये ध्यान रखना है, 1 स्क्वायर, सेकेंड ऑर्बिट की पूछी है 4, मतलब ई नॉट क्या हुआ -328 इंटू 4, ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है, E4 ई नॉट कितना हुआ -328 इंटू 4, जेड 1 स्क्वायर, और फोर्थ ऑर्बिट की पूछी है मतलब 16, 4 टाइम्स, और ये कितने टाइम्स 9 टाइम्स या 8 टाइम्स, 8 चौक 32, 8 टाइम्स 82 आ जाएगा पक्का। 3 2 8 है या 4 है, 32 आ रहा है ना, देखो ना 82 आ रहा है ना, बस -82। रिलेट करना सीखो, द नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स रेस्पेक्टिवली आर, ये लगता है कि ऐसा क्वेश्चन भी क्यों पूछ लिया। 71 71 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 71 71, न्यूट्रॉन बीच में कुछ होगा, ये देखो 71 70, बीच में क्या है 104, देख लो 104 है, हो गया। द आयन दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, अच्छा आइसोबार, आइसोटॉप, आइसोटोन, आइसोटोन में न्यूट्रॉन सेम है, आइसोटॉप में जेड सेम है, आइसोबार में ए सेम है, कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सी चीजें, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉन सेम, कार्बन और ऑक्सीजन 6 और 8 कितने हुए 14, कार्बन का 6 और इसका 7, माइनस लगा हुआ है तो +1, 8, कितने हुए 14, इसमें हुए 14, ऑक्सीजन, हाँ आंसर ये आ गया ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछा है 14, ये भी 14, इसका पूछो ऑक्सीजन में 8 है, 2 आ गया 10 है, नाइट्रोजन में 14, एक चला गया, 2 नाइट्रोजन है ना तो एक चला गया था 13, ये 2 नाइट्रोजन है, एक 15, क्या आंसर है 40। इन हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज दिस, देन फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट। आपको ये ध्यान रखना है, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है, और एनर्जी टोटल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। क्या पूछा है, हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज गिवन, देन फाइंड आउट द सेम ऑर्बिट की पूछी है, मतलब टोटल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी से क्या रिलेशन है, नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव का पॉजिटिव साइन, खत्म। 0.66 किलोग्राम बॉल, जब भी कभी भी इस तरह से मास आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि डी ब्रॉगली की बातें हो रही है, तो डी ब्रॉगली कहता है लैम्डा अपॉन एच अपॉन एम वी। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम को फील करते हैं अपन, जैसे मोमेंटम वैसे तो आपको पता ही है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, सब कुछ रट्टा मार के बैठे हैं, तो वेलोसिटी क्या होती है बताइए, मूविंग। तो मैं इसको ऐसे फील करता हूँ कि जैसे एक साइकिल आ रही है इधर से, 10 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से साइकिल आई, मुझसे टकराई, तो क्या इम्पैक्ट होगा, थोड़ा सा मैं बोलूँगा भैया देख के चला लो यार, इससे ज़्यादा तो कुछ होना नहीं है। कार आई तो मैं नीचे गिर जाऊँगा, ट्रक आई तो ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, और मान लो ट्रेन आ गई तो। कहना क्या चाह रहा हूँ, डिफरेंट ऑब्जेक्ट, साइकिल, कार, ट्रक और ट्रेन, सभी सेम स्पीड से आ रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, लेकिन सबका मास अलग अलग है, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस में होगा, ऑब्वियस बात है ट्रेन में तो मैं बचूंगा ही नहीं, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे। तो मास इंटू वेलोसिटी दैट इज मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब यह है कि एक्चुअल इम्पैक्ट क्या है वो डिपेंड करेगा मास के ऊपर। डी ब्रॉगली कहते हैं लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, वेवलेंथ पूछी है, एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 एम, मास 0.66, कितने अच्छे लोग हैं, है ना, हाँ कट जाएगा ना सीधा, और वेलोसिटी कहाँ है, वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, सब यूनिट सब सही है, ये 100, ये 10, ये कट गया, ये कट गया, एक का चेंज आया है 35, बस। Bohr model of an atom when an electron jumps from 1 to 3, how much energy will be emitted or absorbed? 1 से 3 में गया है, 1 से 3 में गया है, अर्ग्स में कन्वर्ट करना है, कर लेंगे क्या इसको, 10⁻7 अर्ग से कर लेते हैं ना, 2.18 इंटू 10⁻19 है, उसको अर्ग में कन्वर्ट करने के लिए 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 है, अर्ग से कर लेते हैं। तो 2.18 जूल में निकाल रहा हूं मैं, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर से होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, कहां से गया 1 to 3 में गया, तो जेड स्क्वायर में बाहर ले लूं, तो फाइनल क्या है 3, 9 अपॉन कहां से गया 1 से, तो क्या लिखूंगा 1 - 9 अपॉन 9, ऑब्वियसली बात है कि ये नेगेटिव था डेल्टा ई, तो पॉजिटिव आना है क्योंकि 1 से 3 में गया है,
तो ये कितना आ रहा है 8/9, माइनस का ये प्लस हो जाएगा 2.188 इंटू 10⁻18, 8 इंटू 9, और 9 है 3 टाइम्स 7 टाइम्स और 56/3, लगभग कितना 2 बच गए है ना, 2 2 26 8, ऐसा कुछ वैल्यू है क्या 18 वाला, ऐसा कुछ 19 वाला, ठीक है। कन्वर्ट करोगे ये जूल में आ रही है, किस में आ रही है, जूल में, तो ये अर्ग में आ जाएगी। क्लियर है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन, प्लैंक कांस्टेंट इज गिवन, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी पता है ना, अनसर्टेनिटी पता ही है, क्या फॉर्मूला होता है, h अपॉन ग्रेटर देन इक्वल h/4 पाई, और ये डेल्टा x, ये इसको मैं mv लिख सकता हूँ, m del v h/4 पाई। पूछा क्या है, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, प्लैंक कांस्टेंट गिवन है, द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी पूछी है, तो डेल्टा v इक्वल्स टू क्या लिखोगे, h/4 पाई m del x, है ना, और विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 0.1 m, ये 0.1 वैल्यू दे रखी है, मास दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है। करूँ सॉल्व पूरा, 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन 4 पाई, मास दे रखा है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम में 31 ही होता है वैसे, हाँ, और डेल्टा एक्स भी दे रखा है कितना 0.1 एंगस्ट्रॉम में है 10⁻10। सॉल्व करेंगे बाकी सबसे तो ठीक है, ये 4 इंटू 3 है ना 3.14, 3.14 है, ये 2 टाइम्स हो जाएगा लगभग, ये 2 टाइम्स, ये 2 1/9 1/20 सब, अच्छा 5 वाले ही हैं, तो आपको खाली वो ये वाली चीज़ें देखनी है, कौन सी देखनी है पावर सी देखनी है, क्योंकि सब में सेम ही दे रखा है ना, तो 31 34 10⁻3, ये 0.1 ऊपर, ये 10 है, ये नीचे कितने हो गए 13 और एक 10, 11 - 3, चेंज कर लोगे ना, देख लेना, क्योंकि आसान है ये, तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं क्वांटम नंबर्स के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्वांटम नंबर्स के बारे में। क्वांटम नंबर एक्चुअल में क्या होता है, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, n, l, m और s, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। आपको बस ये ध्यान रखना है, n जो होता है ना, n, ऐसे सिंपल से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं, ये n जो होता है वो ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं सारी चीज़ें लिखता हूँ, और ये स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे ये ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑर्बिट में n = 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ऑर्बिटल जो होते हैं वो sp/df होते हैं, इनकी जो वैल्यू होती है L की, वो 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 3। ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो वैल्यूज होती है -L से +L तक जाती है, इसकी वैल्यू 2 ही हो सकती है, +½ या -½ ध्यान से देखने वाली बात यह है n = 1 है, जितना n होता है ना उतने ही एजीमुथल क्वांटम नंबर पॉसिबल है। जैसे मैंने कहा n 1 है ना, तो L के भी एक ही वैल्यू होगी, 1 वैल्यू। n = 2 कहा ना, तो इसकी L की भी कितनी वैल्यू होगी, 2 वैल्यू होगी। n = 3 है तो इसकी कितनी वैल्यू होगी, 3 वैल्यू। और ये जो वैल्यूज होती है वो डिसाइड होती है 0 से n-1 तक। इसके लिए बात करते हैं, n = 4 लिखता हूँ पहले, कितनी वैल्यू होगी, 4 वैल्यू। n = 4 के लिए 4 वैल्यू होगी, जो 4 वैल्यू होगी वो 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 n-1 तक जाएगी। 3 के लिए 0 1 2, 2 के लिए 0 1, इसके लिए 0, 0 के लिए s लिखेंगे, 1 के लिए sp लिखेंगे, spd लिखेंगे, spdf लिखेंगे, ध्यान रह जाएगा। n = 5 के लिए कितनी वैल्यू होगी, 5, कौन कौन सी, 0 1 2 3 4, नाम क्या लिखोगे, s p d f g, आगे बढ़ेंगे तो h i j k l m n o p q लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, कुछ फॉर्मूलास लिख रहा हूँ। किसी भी एक ऑर्बिट के अंदर या कहूँ सेल के अंदर
टोटल ऑर्बिटल कितने हो सकते हैं, तो n स्क्वायर हो सकते हैं, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो 2n स्क्वायर हो सकते हैं। किसी एक ऑर्बिटल के अंदर, या यूं कहूं सब सेल के अंदर, सब सेल के अंदर, या यूं कहूं कि किसी एक ऑर्बिट में सब सेल कितने होते हैं, n। कितने होते हैं, n। जैसे मैंने कहा 4, n इक्वल्स टू 4, तो इसके 4 सबसेल होंगे, कौन कौन से, s p d f। मैंने कहा n इक्वल्स टू 3, तो इसके 3 ही सबसेल होंगे, s p d। ये ऐसे इसलिए घुमा के पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि लैंग्वेज स्टेटमेंट क्वेश्चन आएंगे तो होंगे नहीं। किसी एक ऑर्बिट में सबसेल कितने हो सकते हैं, n। ऑर्बिटल कितने होते हैं, n स्क्वायर। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2n स्क्वायर। एक ऑर्बिटल में सबसेल कितने होंगे या ऑर्बिटल कहो या सबसेल कहो, एक ही बात है। ये होता है हमेशा 2l + 1 के इक्वल। इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं उसमें, 2l + 1 × 2। एक एग्जांपल लेके देखेंगे, अभी आराम से सारी चीजें हो जाएगी। इन सारे फॉर्मूला को एक साथ यूज करते हैं। n इक्वल्स टू 4 मैंने लिखा, ऑर्बिट है, उसमें सबसेल कितने होंगे, कितने सबसेल होंगे, 4। सबसेल कितने होंगे, जितना n है उतने ही सबसेल, कितने, 4। क्या क्या नाम होंगे उनके, s p d f। वैल्यूज क्या होगी उनकी, 0 1 2। l की वैल्यू यही होनी है। ऑर्बिटल n स्क्वायर, n स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, s में 1 होता है, p में कितने होते हैं, 3, d में 5 7। डब्बा बना के बताऊं क्या, आ जाएगा डब्बे बना के, सम करो देखे, 16 हो रहे ना। मैं वही तो कह रहा हूं, किसी भी ऑर्बिट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, n स्क्वायर, मतलब कितने होते हैं, 16। ऑर्बिटल मतलब 3p के, 5d के, 7f के, एक इसका, टोटल 16। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 32। सही बात है। तो इसके हिसाब से 12 + 1 सबसेल हो सकते हैं। p के लिए इसकी वैल्यू, अच्छा यहाँ प्रिंट गलत हुआ है क्या, प्रिंटर खराब हो गया है। 0 1 2 3 5 और 7। हाँ, p के लिए ऑर्बिटल 3 कहां से आया, 2l + 1 से आया। कैसे आया, 2 × 1 + 1 कितने हुए, 3। d के लिए 7 कहां से आया, l की वैल्यू रखने के बाद, 2l + 1। देखना 2 × 3, l की वैल्यू 3 + 1 कितना हुआ, 7। वहां से आया। बात समझ में आ रही है, अरे ओके। अब 2 × 12 + 1, ये तो मल्टीप्लाई कर दो। वैसे s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें कितने आएंगे, 6, इसमें कितने आएंगे, 10 14। ये तो समझते ही हो ना। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके अलावा 2 चीजें और हैं, 2-3 चीजें हैं। एक ऑफ बो प्रिंसिपल, ऑफ बो वो कहते हैं कि कम एनर्जी वाले को पहले भरो, n + l रूल फॉलो करो। फिर एक है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली कहते हैं कि एक ही डब्बे में 2 एक साथ ऐसे पैरेलल वाले नहीं भरने। और हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, वो ये कहते हैं कि 1 2 3 ऐसे भरने, ऐसा नहीं कि एक साथ पहले ही पेयर कर लो। तो ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड्स एंड 2 टोटल नोड्स इज, टोटल नोड्स क्या होती है, n टोटल नोड्स किसके बराबर होती है, टोटल नोड्स वो होती है n - 1। एंगुलर नोड्स क्या होती है, एंगुलर नोड्स, और एक होती है रेडियल नोड्स। एंगुलर नोड L और रेडियल नोड होती है n - l - 1। सिंपल है। एंगुलर नोड 3 है, तो L के लिए 3 का वैल्यू किसका होता है, 0 1 2 3, S P D F। F की बात हो रही है, F तो ये रहा। और 3 टोटल नोड 3 होगी क्या इसमें, देखो दिख रही है क्या, 4 यहां रखो ना, 4 - 1 3, और L की वैल्यू 3 है, तो L की वैल्यू 3 किसके लिए होती है, तो एंगुलर नोड L के बराबर होती है, टोटल नोड n - 1 के बराबर होती है। और रेडियल नोड, ऑब्वियस सी बात है, अगर 3 नोड, टोटल नोड 3 है, एंगुलर नोड 3 है, तो रेडियल नोड 4 - 3 - 1 0। 4f में एक भी रेडियल नोड नहीं होती। बढ़े आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग, नोड बता दो है ना क्या होती है, नोड बता देता हूं फिर। देखो ये p ऑर्बिटल्स है, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 है, इसको बोलते हैं नोडल प्लेन।
इसी तरह मैं डी ऑर्बिटल की बात करूं, या डी ऑर्बिटल में ये दो प्लेन होते हैं ऐसे, अगर ऐसा वाला हो तो भी और ऐसा वाला हो तो भी। डी ऑर्बिटल दो तरह के शेप होते हैं ना, पी एक्स। अच्छा, एक डी जेड स्क्वायर का शेप ऐसा होता है, उसमें नोडल कौन होता है, नोडल कौन ऐसा दिखता है, देखना जैसे आइसक्रीम का कोन नहीं होता वैसा, ऐसे दो कोन होते हैं। ये डी जेड स्क्वायर में दो नोडल कोण होते हैं, बाकी सब डी वाले में डी एक्स वाई, डी वाई जेड या डी जेड एक्स, इन सब में दो दो नोडल प्लेन्स होते हैं। और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में भी, ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है वैसे, इसमें भी दो नोडल प्लेन होते हैं। नोडल प्लेन, नोड मतलब जहां इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाए। विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट? द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ई डेल्टा एच एच अपॉन 4 पाई। ई होता है क्या यहाँ पे, या पी होता है? ठीक है, रॉन्ग हो गया ना ये तो। हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी, ग्रेटर सिमेट्री। बिल्कुल सही बात है। जैसे पी में 3 इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड भर दिए, तो एक पी एक्स है, एक पी वाई है और एक पी जेड है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो डिस्टेंस मैक्सिमम होगी, रिपल्शन कम होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। बिल्कुल ट्रू बात है। द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन दैट ऑफ एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। ये यहाँ पे p होना चाहिए था ना, फिर तो अगर p है ना यहाँ पे p, तो ये सही है। द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन दैट ऑफ एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल। ना ना ना, ध्यान से सुने। हाइड्रोजन वाले के केस में, हाइड्रोजन लाइक एटम के केस में और दूसरे केस में, दोनों में डिफरेंस है। अगर मैं कहूं 1s, मैं कहूं 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज लाइक हाइड्रोजन He प्लस लिथियम प्लस 2, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम प्लस 3, इन सब के लिए 1s 2s 2p सेम लेवल पे, 3s 3p 3d सेम लेवल पे, 4s 4p 4p, जो भी लिखूं क्या, 4s 4p 4d 4f, ये सब सेम लेवल पे होते हैं। 3s 3p 3d सेम लेवल पे होते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए। लेकिन मैं कहूं कि सोडियम के लिए बताओ, तो हम लिखेंगे 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s। हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, 1s के बाद 2s, फिर 2p ऊपर चला जाएगा, 3s 3p, ये 4s आ जाएगा, फिर 3d आएगा। ध्यान है ना, 4s पहले भरते हैं, फिर 3d बाद में भरते हैं। ये किसके लिए होता है? मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए। सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए तो सेम लेवल रहता है, ये बिल्कुल सेम लेवल पे रहेंगे तीनों के तीनों, चारों के चारों। 2s ऑर्बिटल इज लेस देन दैट ऑफ 2p ऑर्बिटल, गलत बात है। डी ब्रोगली वेवलेंथ इज गिवन बाय h अपॉन mv लिखा हुआ है ना, h अपॉन mv, ये भी सही है। तो अगर यहाँ p होता तो ये भी सही हो जाता, ठीक है। हाँ, रॉन्ग बताना है ना। हाँ, तो अगर यहाँ e है ना, तो ये भी रॉन्ग है, और फिर ये भी रॉन्ग है, थर्ड वाला भी, ठीक है। आगे बढ़े, ओके। 4d 5p, ये ऑर्बिटल्स अरेंज इन ऑर्डर, डिक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर बताना है। देखो इसके लिए क्या आपको पता ही होगा ना, रट्टे थोड़ी मारोगे। एक सिंपल सा ट्रिक बता देता हूँ। कभी भी लिखो ns, फिर 2 ऑर्बिट अंदर f होता है, एक ऑर्बिट अंदर होता है d और np, ऐसा लिख दिया करो। अब आपको 6 पे निकालना है ना, तो 6s एनर्जी लेवल से बता रहा हूँ है ना, 6s, 6 माइनस 2 4f 5d, और बोलो n इक्वल टू क्या रख रहा हूं मैं, 6s 6 माइनस 2 4f 6 माइनस 1 5d, और यहाँ पे क्या लिखूंगा 6p। ये एनर्जी ऑर्डर है। तो हाईएस्ट एनर्जी किसकी होनी चाहिए, 6p की। 6p से कम किसकी होनी चाहिए, 5d। ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, इन्होंने 5f भी भरा है, ठीक है। अपन एक काम करते हैं, दोनों अरेंज करते हैं, इसी फॉर्मूला से दोनों को अरेंज करते हैं। पहले अरेंज करते हैं किसको, 7 को, 6 को, n इक्वल्स टू 5 को करते हैं, 5 से करते हैं, 5 से। 5 के लिए 5s 3f होता है क्या, नहीं ना, तो 4d फिर 5p, फिर आगे बढ़ रहा हूं 6 से, 6s 4f 5d 6p, फिर 7 के लिए 7s 5f, बोलो 6d और 7p। ये एनर्जी लेवल बढ़ता हुआ,
अब जमा लो, कोई सा भी देखना है। सबसे ज्यादा किसकी हुई फिर? 5f की हुई। 5f वाला किस में दिख रहा है? 6p तो कम है ना 5f से, तो ये तो हटा दो, ये भी हटा दो। 6p के बाद 6p सही है। 6p से पैची 4d या 4p? 4p और 4d में बताइए। 5p और 4d सबसे नीचे है ना, बस आंसर आ गया। ये ध्यान रह जाएगा तो सब अपने आप हो जाएगा। क्लियर है? Which of the following is not permissible arrangement of electron in an atom? अब ये ध्यान रखें, ये जो वैल्यू होती है ना n की वैल्यू, l हमेशा n से कम ही होना चाहिए। ये 4 से 0, 3 से 2, 3 से 2, 5 से 3 सब बराबर है। ये जो वैल्यू होती है m की, वो हमेशा प्लस l से माइनस l तक जाती है 0 होते हुए, तो कम ज्यादा नहीं हो सकती, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब प्लस जैसे 3 है ना, तो प्लस 3 से ज्यादा नहीं हो सकती और माइनस 3 से कम भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसके लिए 0 अलाउ है। 2 के लिए माइनस 3 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। 2 के लिए माइनस 2 हो सकती है, 0 के लिए 0 हो सकती है। आंसर आ गया। क्लियर है? हाँ जी। n के लिए l n-1 से ज्यादा नहीं हो सकता। l के लिए m माइनस l से प्लस l से ज्यादा नहीं हो सकता। ये तो प्लस हाफ माइनस हाफ होती है। आगे आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। 3 के लिए 0 0 चलेगा, 2 के लिए 2 हो सकता है क्या? l की वैल्यू क्या होती है? 0 से n-1 तक होती है। जैसे 2 है ना, तो 2 के लिए 2 वैल्यू पॉसिबल है। 2 के लिए 2 वैल्यू है, कौन कौन सी? 0 और 1, तो 2 पॉसिबल नहीं है। क्लियर? 4 के लिए 3 पॉसिबल है, 3 के लिए -2 पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। 1 के लिए 0 पॉसिबल है, 0 के लिए -1 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि m की वैल्यू हमेशा l पर डिपेंड करती है। l 0 है तो ये भी 0 होगा, l अगर 1 है तो ये -1 + 1 दोनों हो सकता है। ये 2 के लिए 3 पॉसिबल है क्या? नहीं है। बहुत बढ़िया। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबसेल विथ l = 3, n = 4। n = 4 मतलब 4, 3 मतलब 0 1 2 3 s p d f। f की बात हो रही है। f में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 14 आते हैं ना। कैसे निकालते हैं? 2 × 12 + 1 से। 2 2 3 + 1 7 × 2 14। टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन 4th एनर्जी लेवल। 4th एनर्जी लेवल में ऑर्बिटल पूछे, बताओ। 4th में n = 4 में ऑर्बिटल पूछे हैं, ध्यान रहे। अभी बता तो दिया था आज मैंने सारे ही। वापस करेंगे। n = 4 के लिए ऑर्बिटल्स कितने होंगे? सबसेल कितने होंगे? पहली बात तो सबसेल कितने होंगे और कौन कौन से होंगे? ऑर्बिटल कितने होंगे और कौन कौन से होंगे? इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? सब चीजें करेंगे। तो सबसेल पूछे ना, तो जितना नंबर होता है उतना ही होता है। 4 है तो 4 सबसेल। कौन कौन से? sp df। ऑर्बिटल हमेशा क्या होता है? n² होते हैं। कितने हुए? 16। कैसे हुआ 16? 1 इसका, 3 इसके, 5 इसके, 7 इसके। इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 2n²। कितने होंगे? 32। 2 इसमें, 6 इसमें, 10 इसमें और 14 इसमें। ध्यान रह जाएंगे ना? क्या आंसर है फिर? ऑर्बिटल पूछा है, n² कर दो। क्लियर? ऑर्बिटल में सारे आ रहे हैं। s का 1, p के 2, p के 3, d के 5, f के 7। ठीक है? n = 6। द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी, ये अभी मैंने बताया ही था, ns 2 1 d। सही है? बस ये बहुत काम की चीज है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। सबसेल की पूछा है ना, तो 12 + 1 × 2। सही है? तो 2 से 2 मल्टीप्लाई करो तो 4l + 2, ये ना। The correct order of 4 quantum number for the valence electron of rubidium 37 is rubidium 37 मतलब देखो ये सारे जो है ना, ये कौन है? ध्यान है? नोबल गैसेस है सारी। तो 36 के बाद 37 है,
तो इसमें 1 2 2 3 4 4 सेल तो भर गए, पांचवे की बात करेंगे तो क्रोमियम 36 5s1, ये है ना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिख दो कैसे लिखा, समझ में आया? 4 सेल तो भर गए, पांचवे से शुरू करेंगे, 36 इसमें आ गए, 37वां इसमें आ जाएगा 4s1। तो इसके लिए n = 5, n = 5, l = s के लिए 0, हाँ जी, अरे s के लिए 0, m l 0 है तो m भी 0, और s = प्लस आप लिखो या माइनस आप लिखो, जो भी आंसर हो। 500 500। आगे बढ़े। द ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज गवर्न्ड बाय, ओरिएंटेशन देखना, n जो होता है ना वो सेल की बात करता है, और l जो होता है ना वो सब सेल की बात करता है। मतलब ये एनर्जी की बात करता है, ये सब सेल में ना शेप की बात करता है, क्योंकि l से पता चलेगा ना 0 1 2 3, 0 होगा तो स्फेयर होगा, 1 होगा तो डंबल होगा, 2 होगा तो डबल डंबल होगा। ये किससे डिसाइड हुआ? l से। पर m से है ना, क्या डिसाइड होता है? -l से +l तक जाते हैं। l से हमें पता चल गया कि जो p ऑर्बिट है ना वो डंबल्ड होगा, लेकिन m से हमें पता चलता है कि वो px होगा, py होगा या pz होगा। ओरिएंटेशन किससे पता चला हमें? m से। m मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्लियर है? तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।